Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of LiveShield Academy Crafting Lives. तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है मई मंथ के फर्स्ट वीक की, जहां हम लोग 1 मई से 7 मई के करंट करने वाले हैं कवर। अभी तक सीयूईटी जनरल टेस्ट जिसने भी दिया है उनसे एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है कि जो भी क्वेश्चन जीटी में पूछ रहे हैं, जीएस में पूछ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन एक तो करंट से आ रहे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कवर किया है बेसिकली उसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो शॉर्ट शॉर्ट अब तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि शॉर्ट शॉर्ट अगर आप सारी वीडियोस देख रहे थे मेरी, जब से अपन अपलोड करना स्टार्ट करे हैं लाइव शिल्प अकेडमी पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए वरना मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताइए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और बेसिकली अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन वैसे तो आ रहे हैं, 15-16 में से लोग मतलब बच्चे जो हैं वो 13-14 क्वेश्चन जो है वो कर पा रहे थे, बहुत आराम से कर पा रहे थे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम करते हैं स्टार्ट क्लास को। जैसे सबसे पहला है बेटा आरबीआई। आरबीआई जो है उसने इन्फ्लेशन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और पॉलिसी आरबीआई की जो है उसमें क्या चेंज करने चाहिए, उसके लिए 3 सर्वे इंडिया में लॉन्च करे हैं। 3 सर्वे आपको बता दूं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, एमपीसी कमेटी की मीटिंग आरबीआई की हर क्वार्टर के बाद बैठती है। हर क्वार्टर मतलब हर 3-3 महीने के बाद बैठती है। तो जून 4 से जून 6 के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं रेपो रेट के ऊपर। रेपो रेट जो अभी हाल फिलहाल में इंडिया में 6% चल रहा है, अब ये भी आप पे मान के चलिएगा। तो कौन कौन से सर्वे लॉन्च करें? सबसे पहला सर्वे है IESH, मतलब द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। इस पूरे सर्वे का एम क्या है कि लोगों का मतलब एक तरीके से रवैया जानना कि वो क्या सोचते हैं अबाउट द करंट एंड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। उसके बाद सेकंड है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इसमें आप कलेक्टिव या क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अर्बन एरियाज में रहने वाले जो घर, वहां पे जा जाकर आप पूछते हैं, उनके व्यूज लेते हैं कि वो इकोनॉमिक सिचुएशन पर क्या उनके व्यूज है, जॉब सिनेरियो पर क्या उनके व्यूज हैं, प्राइस लेवल, इनकम, स्पेंडिंग पर उनके क्या व्यूज हैं। थर्ड आता है द रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इसमें जैसे जो अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे था जहां पे हम लोगों ने अर्बन एरियाज में जा जाकर लोगों से पूछा, उसी तरीके से रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रूरल एरियाज में आप जा जाके पूछोगे, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, कि उनका क्या मतलब सोचना है अबाउट मतलब इस करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पर वो क्या सोच रहे हैं, और एक साल आने वाले एक साल में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या इंडिया में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आरबीआई के बारे में आप लोगों को जानने को मिला ये 3 सर्वे, प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, आरबीआई की हर क्वार्टर के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन रेपो रेट पर लिए जाते हैं। आरबीआई का स्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा अभी फिलहाल आरबीआई के गवर्नर है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, आरबीआई ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, और इस पोर्टल पर आपको बता दूं, इस पोर्टल पर सभी तरीके के रेगुलेटरी एप्लीकेशंस, सभी तरीके के वैलिडेशन, ऑथराइजेशन सब एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएंगे। मतलब अगर आपको लाइसेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन डालनी है, ऑथराइजेशन से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन डालनी है, या आरबीआई का कोई अप्रूवल चाहिए आपको, तो 1 मई 2025 से आरबीआई का ये पोर्टल लाइव है। पोर्टल का नाम है प्रवाह। प्रवाह पोर्टल में पी का मतलब है प्लेटफॉर्म, और रवा का मतलब है रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, इस पोर्टल को आरबीआई ने कर दिया है लॉन्च। एक वेब बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है ये। और यहाँ पर सभी तरीके के रेगुलेटरी एप्लीकेशन हो, वैलिडेशन हो, ऑथराइजेशन हो, जिसके लिए पहले अलग अलग जगह पर आपको जाना पड़ता था, वो सारी चीजें अब एक जगह पर हो जाएगी। मतलब अगर आपको फाइल करना है, ट्रैक करना है, मैनेज करना है किसी भी तरीके की एप्लीकेशन जो लाइसेंस से रिलेटेड है, ऑथराइजेशन से रिलेटेड है, या अप्रूवल से रिलेटेड है, तो आरबीआई के प्रवाह पोर्टल पर आप इसको जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो। ये सारे बैंक्स हैं जो इस प्रवाह पोर्टल के अंतर्गत अंडर आते हैं। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्रवाह पोर्टल के अंडर आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। ड्राफ्ट का मतलब है कि हम ये सब चीजें करने वाले हैं, या हमारा ये टारगेट है, क्या आपका क्या मानना है इसके ऊपर। तो अभी ड्राफ्ट है, एज सच
ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो दीज आर द ड्राफ्ट गैस एमिशंस इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025। आपसे पूछा जा सकता है इसका एम क्या है। इसका एम है सिंपल सी बात, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के अंतर्गत इंडिया ने जो वादा किया हुआ है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करेगा। कितना कंट्रोल करेगा, तो हमारा मतलब हमने पेरिस एग्रीमेंट 2015 में ये बात कही थी, ये इंडिया जो है वो 2030 तक अपनी जीडीपी का, मतलब अपनी जीडीपी का 45% के आसपास जो है, जो भी होगा वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब उतना हम लोग कम कर लेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45%। जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी 2005 में था उससे 45% कम हम 2030 तक कर लेंगे। ये हम लोगों ने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में कहा था। तो उसी से रिलेटेड ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं या ये कह लो टारगेट रूल्स हैं जो इंडिया ने अभी इशू करे हैं। इस ड्राफ्ट जीईआई मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी का बेस ईयर क्या लिया है, तो बेस लाइन ईयर 2023-24 लिया है और टारगेट ईयर लिए हैं 2025-26 और 26-27। इसमें ये सारी इंडस्ट्रीज कवर्ड है, एक बार आप इसको देख के जाइएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मार्क कार्ने जो जस्टिन ट्रूडो के बाद पीएम बने थे कनाडा के, और अभी क्योंकि कनाडा में इलेक्शंस हुए, दोबारा से लिबरल पार्टी जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जीत कर आई और दोबारा से मार्क कार्ने जो है ही कंटिन्यूज एज द पीएम ऑफ कनाडा, क्योंकि इनकी पार्टी जो है ये कैनेडियन जनरल इलेक्शंस में जीत गई है। लिबरल पार्टी इज करेंटली लीडिंग इन 168 सीट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, और इनका हाउस ऑफ कॉमन्स इंडिया में लोकसभा की तरह होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स कनाडा का लोअर हाउस है। और आपको बता दूं कनाडा में गवर्नमेंट बनाने के लिए एक पार्टी को 172 सीट चाहिए होती हैं, जिसमें से 168 सीट तो लिबरल पार्टी के पास आ चुकी है। तो आराम से मतलब ये किसी भी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट इन लोगों की बनी जाएगी। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, यहाँ पे कैनेडियन डॉलर करेंसी चलती है। मार्क कार्ने जैसे कि मैंने बोला पीएम है, और किंग चार्ल्स थर्ड आज भी कनाडा इनको अपना मोनार्क मानता है। इसके बाद बात करते हैं कमला प्रसाद बिसेसार की। कमला प्रसाद बिसेसार जो है, शी हैज सिक्योर्ड हर सेकंड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक इंडियन ओरिजिन की महिला आपको देखने को मिलेगी, कमला प्रसाद बिसेसार। पहले भी यही थी और इन्होंने अपना सेकंड टर्म कंटिन्यू किया है। ठीक है जी। और आपको बता दूं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक कैरिबियन कंट्री है, एक कैरिबियन कंट्री है, एंड शी इज द ओनली वुमेन टू हैव लेड अ कैरिबियन कंट्री। कैरिबियन सी में जितने देश हैं आपको किसी भी देश की हेड कभी वुमेन नहीं देखने को मिलेगी। तो शी इज द फर्स्ट वुमेन एंड द ओनली वुमेन जो किसी कैरिबियन कंट्री की लीडर बनी है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, और यहाँ पे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डॉलर चलता है। क्रिस्टाइन कैंगलो यहाँ के प्रेसिडेंट है और कमला प्रसाद बिसेसर यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद फ्रेंड्स 30 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जैज डे, और 1 मई को जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 6, ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे नंबर 6 कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे नंबर 6 कॉरिडोर कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं ये शिलोंग शिलोंग को सिलचर से कनेक्ट करता है। तो शिलोंग से सिलचर ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 6। और इसको ग्रीन फील्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि पहली बात तो इस कॉरिडोर को बनाते समय भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होगा, और जब ये कॉरिडोर बन जाएगा इनफैक्ट ये जितना भी एक्स्ट्रा कार्बन है उसको एब्जॉर्ब और करेगा। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, शिलोंग सिलचर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर NH06। तो मेघालय में है आपके पास शिलोंग, और सिलचर की बात करें तो इट इज इन असम। तो ये मेघालय से असम जाएगा, तकरीबन 166 किलोमीटर लॉन्ग ये नेशनल हाईवे नंबर 6 बनेगा। इसके बाद फ्रेंड्स वेव्स की बात करते हैं। वेव्स, जहां पर वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जो है 2025 के भी हाल फिलहाल में कंडक्ट हुई। इसका इनॉग्रल सेशन आप लोगों ने 1 मई को देखा। कहाँ पर हुआ था वेव्स का इनॉग्रल सेशन, तो मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे 60 से ज्यादा देशों से
1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले। और इंडिया के लिए कहा जाता है कि इंडिया की जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। और ऐसे में वेव्स 2025 जो है ये हमारी कंट्री को एक डिजिटल और कल्चरल सुपर पावर बनने में मदद करेगा। तो इसलिए इनॉग्रल सेशन हुआ वेव्स का, इससे पहले कभी हम लोगों ने वेव्स का मतलब सेशन इंडिया में नहीं देखा। तो इट वाज द इनॉग्रल सेशन जो 1 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आपको देखने को मिला। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बोल दिया है कि वो विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में नहीं जाएंगे। हालांकि विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या है ये विक्ट्री डे सेलिब्रेशन? तो रशिया में विक्ट्री डे सेलिब्रेशन जनरली 9 मई को सेलिब्रेट होता है, टू रिमेंबर द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। तो नाजी जर्मनी के ऊपर जो जीत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उसकी याद में विक्ट्री डे 9 मई को रशिया में सेलिब्रेट होता है। वो बात अलग है कि यहाँ पर और देशों के जो हेड्स हैं, जैसे कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये यहाँ पर पहुंचेंगे। बट इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो जो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स बढ़ गई थी, वो एक यहाँ पे रीजन बताया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, फॉर्मर क्रिकेटर एंड इंडिया को 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन कपिल देव, इनको टी ट्वेंटी मुंबई लीग का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। तो टी20 मुंबई लीग में सोबो मुंबई फैल्कन्स जो है, सोबो मुंबई फैल्कन्स एक जो टीम खेलेगी, तो मुंबई फैल्कन्स, सोबो मुंबई फैल्कन्स टीम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कपिल देव। 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन थे ये। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आपको बता दूं, मुंबई टी20 लीग में इन टोटल 8 टीम्स भिड़ेंगी, 20 मैचेस होंगे यहाँ पर। तो उन 8 टीम्स में से एक टीम आपके पास है सोबो मुंबई फैल्कन्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव बने हैं। इसके बाद दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर है देवेन भारती, ये मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। तो न्यू कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर मुंबई देवेन भारती आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर है सर। इसके बाद ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई है, और इस पूरी रिपोर्ट में 2025 में एशिया की वेल्दीएस्ट फैमिलीज की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें नंबर 1 पर अंबानी खड़े हैं। अंबानी फैमिली की टोटल वर्थ है 90.5 बिलियन डॉलर, 90.5 बिलियन डॉलर। और ये आप एक बार इस लिस्ट को देख लेना। इसमें अगर हम नंबर 4 भी देखें तो भी इंडियन आपको देखने को मिलेगा। नंबर 7 में भी आपको जिंदल फैमिली देखने को मिलेगी। नंबर 9 पर आपको बिरला फैमिली देखने को मिलेगी। तो इस टॉप 10 रिचेस्ट एशियन फैमिलीज में 4 फैमिलीज जो है इंडिया की तरफ से है। तो ऑफ कोर्स इंडिया लीड करता है एशिया को इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। 2 मई को फ्रेंड्स हम वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड ट्यूना, ट्यूना एक्चुअली में एक फिश है। तो इस डे को सेलिब्रेट करते समय थीम इसकी रखी गई, आर ओशन, आर ट्यूना, आर फ्यूचर। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, इंडिया चैंपियंस ग्लोबल केमिकल एंड वेस्ट गवर्नेंस। तो एक मीटिंग है, जिस मीटिंग का नाम है बीआरएस। जनरली आप इसको बोलते हैं कि बीआरएस जो सीओपी 2025 हुआ, वो जेनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड में। और इंडिया जो है यहाँ पर एक लीडर बन के निकला। तो इंडिया चैंपियंस द ग्लोबल केमिकल एंड वेस्ट गवर्नेंस मीटिंग एट बीआरएस सीओपी 2025। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये बीआरएस 2025 का मीटिंग इस बार कहाँ हुआ? तो बीआरएस सीओपी 25 का मीटिंग इस बार जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, 30 अप्रैल से 1 मई के बीच में। और इंडिया की तरफ से इस मीटिंग में कौन गया था? तो हमारी तरफ से हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव यहाँ पर गए। और हमने कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बोली? तो इंडिया ने यहाँ पर एडवोकेट किया कि ग्लोबल एक्शन होना चाहिए प्लास्टिक पोल्यूशन पर। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज को, टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफर करनी चाहिए। और जहां जहां पर भी उनको पैसे की जरूरत है, वहां पर उनको फाइनेंस हेल्प भी देनी चाहिए। इसके बाद कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं, जैसे बीआरएस सीओपी 2025 एक तरीके से एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। जनरली केमिकल एंड वेस्ट गवर्नेंस से रिलेटेड ये मीटिंग होती है। 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ था। और ये बेटा
हैजार्डियस वेस्ट मूवमेंट एंड डिस्पोजल से रिलेटेड था। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में हुआ था, और ये भी हैजार्डियस केमिकल से रिलेटेड था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था, ये भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड था। यूएनईए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली इसकी फुल फॉर्म है। और इस पूरी की पूरी मीटिंग, जैसे कि मैंने बोला, इसकी वेन्यू रही स्विट्जरलैंड की सिटी जेनेवा। इसके बाद अमित शाह जी ने यहाँ पर स्टैचू ऑफ बदोफा, बदोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, बदोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा का स्टैचू जो है वो न्यू दिल्ली में अनवील किया। 9 फुट लंबा ये स्टैचू न्यू दिल्ली में लगा है। नाम है स्टैचू का बदोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा। आपको बता दूं, एक रोड और एक रोटरी भी बदोफा जी के मतलब याद में उनके नाम पे रखी गई है, टू कमेमोरेट हिज 35th डेथ एनिवर्सरी। तो कौन थे ये बदोफा जी? तो बदोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बोडो लीडर थे, और इन्हीं की वजह से कहा जाता है कि जो बोडोलैंड है वो बना। मतलब इन्होंने बोडोज का बहुत से राइट्स जो हैं वो दुनिया मतलब भारतीय सरकार के सामने रखे, और जो बोडो है इसको रिकॉग्नाइज आज बोडोलैंड के रूप में किया जाता है। इन्हीं की वजह से किया जाता है। और ये भी आपको बता दूं कि इन्होंने बोडोलैंड को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कोई वायलेंट मूवमेंट नहीं किया था। ही लेड अ वेरी नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर अ सेपरेट बोडोलैंड, इसलिए रिस्पेक्टेड लीडर हैं। कोई जान माल की हानि ज्यादा हुई नहीं, बहुत ज्यादा कोई खून खराबा हुआ नहीं। ठीक है। और उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी जो है, ये ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1956 से 1990 तक। इसके बाद बोडोलैंड सर है कहाँ पर? तो बोडोलैंड एक ऑटोनोमस रीजन है, असम के अंदर ही आता है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। बिल्कुल, रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है एमपी। तो ये क्या करेगा? सैटेलाइट लगी है ऊपर, सैटेलाइट डेटा प्लस एआई एल्गोरिदम्स और मोबाइल फील्ड रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके ये फॉरेस्ट अथॉरिटीज को जानने में पहचानने में मदद करेगा कि कहाँ कहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर लैंड एनक्रोचमेंट हो रही है, और कहाँ कहाँ पर लैंड यूज पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सोचो, अगर आप पेड़ काटोगे तो सैटेलाइट ऊपर बैठ के सब देख रही है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फटाफट खबर पहुंच जाएगी। तो करेंटली ये पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खांडवा इलाके में इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो पूरे एमपी में इसको जो है वो फैला दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर नीरज कुमार गुप्ता ये बन गए हैं एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के चेयरमैन और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर। तो एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के चेयरमैन और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर बने हैं फॉर्मर आईएएस ऑफिसर नीरज कुमार गुप्ता। इसके बाद एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल नागेश कपूर जो है बेटा, ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड बने हैं। तो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडिंग इन चीफ कौन है? एयर मार्शल नागेश कपूर। उसी तरीके से इंडियन आर्मी के नदन कमांड के, इंडियन आर्मी के नदन कमांड के जो लीडर हैं या चेयरमैन कौन बने हैं, या ये कह लो कि किसने इंडियन आर्मी का नदन कमांड संभाला? तो इंडियन आर्मी का नदन कमांड संभालने का जो श्रेय है वो गया है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ही एज्यूम चार्ज ऑफ इंडियन आर्मीज नदन कमांड। इसके बाद बेटा अरविंद श्रीवास्तव जी, अरविंद श्रीवास्तव जी इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। तो न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है इंडिया के? श्री अरविंद श्रीवास्तव। और रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आईएमएफ ने अभी हाल फिलहाल में एक आउटलुक रिपोर्ट निकाली है, जिस रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिकन इकोनॉमी, जिसकी टोटल वर्थ आपको देखने को मिल रही होगी $30.34 ट्रिलियन। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, जिसकी टोटल वर्थ है $19.53 ट्रिलियन। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी, विच इज अबाउट $4.92 ट्रिलियन। और जानकर बड़ा गर्व होता है अपने प्यारे भारत पर कि इंडिया इज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एक्लेम्ड बाय आईएमएफ। हम जापान से आगे चल रहे हैं इस समय।
हमारी इकोनॉमी की टोटल वर्थ अगर आप देखें तो इट इज अबाउट 4.19, जो कि 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु यहाँ पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 2024-25 में जिस स्टेट ने यहाँ पे लीड किया है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु लीड्स इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 2024-25, और तमिलनाडु में भी अगर हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में देखा गया है। इतना ही नहीं, पहले कभी गुजरात का नाम होता था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, इसने गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया। तो इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जिस स्टेट से होता है, या लार्जेस्ट स्टेट डूइंग लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, वो है तमिलनाडु। सेकंड नंबर पर है गुजरात, थर्ड नंबर पर अगर आप देखें तो वो है महाराष्ट्र। तो इंडिया के ये तीन स्टेट्स यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए जरूर याद रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जिसको आप एमएमए कहते हैं, तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स डेब्यू करेगा अपना, और एशियन गेम्स 2026 जो कि जापान में खेली जाएगी, वहां पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट पहली बार एशियन गेम्स में खेला जाएगा। और क्रिकेट के ऊपर इन्होंने फैसला ले लिया है कि पिछले साल की तरह क्रिकेट 2026 के एशियन गेम्स में भी खेला जाएगा। इस बार के एशियन गेम्स जो नेक्स्ट होंगे वो जापान के आईची और नगोया में होंगे। तो जापान के दो शहर आईची और नगोया 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 में चलेंगे एशियन गेम्स जापान के। और यहाँ पर पहली बार जो स्पोर्ट खेला जाएगा वो है एमएमए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। और क्रिकेट के बारे में तो आप बता दूं, चाइना में जब एशियन गेम्स हुए थे तब भी क्रिकेट खेला गया था, जापान में भी एशियन गेम्स में क्रिकेट को रिटेन किया गया है। वो बात अलग है कि क्रिकेट में यहाँ पे T20 फॉर्मेट खेला जाएगा, मतलब 20-20 ओवर्स का। इसके बाद बेटा 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट होता है। दोनों स्टेट्स को बने 1 मई को 65 साल हो गए थे, तो 65th फाउंडेशन एनिवर्सरी दोनों ने सेलिब्रेट करी। May 3 को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसके बाद बात करते हैं बेटा इंडिया का एक्सपोर्ट क्या रहा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है इंडिया की सर्विसेज ट्रेड के ऊपर। सर्विसेज ट्रेड, मैं गुड्स ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सर्विसेज ट्रेड। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत खुश कर देने वाली बात करी है कि इंडिया का सर्विसेज ट्रेड जो है वो फिनेंशियल ईयर 2024-25 में $824.9 बिलियन का हुआ है। $824.9 बिलियन। आज तक कभी इंडिया ने इतना ह्यूज लेवल पर सर्विसेज को एक्सपोर्ट नहीं किया। पिछले साल के मुकाबले ये 6.01% ज्यादा था। तो पिछले साल हम लोगों ने $778.1 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट करी थी। इस बार हम लोगों ने $824.9 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है। मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं बेटा, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक इकोनॉमी में दो तरह की चीजें बनती हैं, विजिबल मतलब गुड्स, इनविजिबल मतलब सर्विसेज। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च कर दी है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर्ड फेरी शिप। ये इलेक्ट्रिक पावर्ड फेरी शिप है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है हल 096। तो इस इलेक्ट्रिक शिप का नाम है हल 096। आपको बता दूं ये शिप 2100 पैसेंजर्स के साथ साथ 225 व्हीकल्स साथ में लेकर चल सकती है। और 250 टन बैटरीज इस शिप में लगाई गई हैं। तो बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। इसके बाद बेटा सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों को मिला है इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपको बता दूं इंडिया के इतिहास में ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा गया है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है जो दिया जा सकता है किसी को। यहाँ पर आपको सेंटर में जो दिख रहे हैं ये इंडिया के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं, मनसुख मांडविया जी। वो दे रहे हैं दोनों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मतलब वैसे जनरली तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, बट इमेज में जो मैंने दिखा रखा है वो इंडिया के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर मिनिस्टर है। इसके बाद फ्रेंड्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कुछ अवार्ड्स 2025 के यहाँ पे जारी कर दिए हैं। इसमें बेस्ट कोच का अवार्ड खालिद जामिल को मिला है। बेस्ट मेंस कोच में खालिद जामिल।
बेस्ट फीमेल कोच में या विमेन्स कोच में है सुजाता कौर। बेस्ट गोल कीपर्स मेन कैटेगरी में है विशाल कैथ, और फीमेल कैटेगरी में है इलांगबम पांथोई छानू। ठीक है जी। उसके बाद बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर में अवार्ड गया है सुभाशीष बोस, और बेस्ट विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर को अवार्ड मिला है सौम्या गुगुलोथ। सौम्या गुगुलोथ। तो ये बेस्ट विमेन प्लेयर है, और सुभाशीष बोस जो है ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, इनको अवार्ड मिला है। अवार्ड के नाम क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2025। इसके बाद फ्रेंड्स IIM बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, इसको रिकॉग्निशन मिल गया है एज अ टॉप बिजनेस स्कूल इन QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग्स 2025। आपको बता दूं, दुनिया का वैसे तो टॉप मोस्ट कॉलेज जहां से MBA आप कर सकते हैं वो यह है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेट बिजनेस स्कूल। सेकंड बेस्ट है लंदन बिजनेस स्कूल। थर्ड है MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ है HEC पेरिस। फिफ्थ बेस्ट है IESE बिजनेस स्कूल। और इंडिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल फॉर MBA इज IIM बैंगलोर, जो वर्ल्ड ओवर रैंक जिसकी 50th है। तो QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग्स 2025 में इंडिया का बेस्ट रहा IIM बैंगलोर। हाँ, वो बात अलग है कि लास्ट ईयर से इसकी रैंक थोड़ी सी कम हुई है। लास्ट ईयर रैंक 41 थी, इस बार रैंक घट के 50 पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों 4th ऑफ मई को सेलिब्रेट होता है कोल माइनर्स डे, और 5th ऑफ मई को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। यहाँ पे कोल माइनर्स डे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कोल माइनिंग सबसे पहले 1774 में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद बात करते हैं बेटा, इंडिया ने दिखा दिया है दुनिया को पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी। तो हम लोगों ने दो राइस वेराइटी लॉन्च कर दी है। इसमें एक का नाम है DRR, इसको DRR राइस 100 भी बोलते हैं, और दूसरा है पूसा DST। तो पूसा DST और DRR 100, अगर आपसे पूछे क्या है ये DRR 100, और अगर दूसरा पूछता है DST पूसा DST, तो बेटा ये दोनों जीनोम एडिटेड राइस है। दोनों जीनोम एडिटेड राइस है। और यहां पर क्या होता है सर ये जीनोम एडिटेड राइस? बेटा ये दोनों ही राइस को कल्टीवेट करने पर ग्रीन हाउस गैस उतनी रिलीज नहीं होगी जितनी एक नॉर्मल राइस को कल्टीवेट करने पर होती है। तो ये नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में 20% कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको इरिगेशन के लिए पानी भी कम चाहिए होगा। तो ना तो केवल ग्रीन हाउस गैस कम एमिट करेगा, प्लस इरिगेशन के लिए पानी भी कम चाहिए। तकरीबन 7,500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचाएगा ये राइस। तो यार ये तो विन विन सिचुएशन हो गई। इसके बाद बात करते हैं CBI की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन हॉक चलाया। आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन हॉक किसने चलाया? CBI ने चलाया। ऑपरेशन हॉक में इन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन नेटवर्क को यहां पर इन्होंने डिसमेंटल किया। वो सारे नेटवर्क जो ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूजिव वीडियोस, ऑडियोज, फोटोज वगैरह डालते हैं, ऐसे इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नेटवर्क को इन्होंने डिसमेंटल किया दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। तो ये ऑपरेशन है हॉक, ऑपरेशन हॉक। इसके अलावा भी हमने 2021 में ऐसा ही एक ऑपरेशन चलवाया था, ऑपरेशन कार्बन, और 2022 में चलाया था ऑपरेशन मेघा चक्र। इन दोनों ही ऑपरेशंस में इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वी आर वेरी मच कमिटेड टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग द ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ इंडिया बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, उसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं हम। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेटा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार की कैपिटल पटना में इनॉग्रेट कर दिए हैं। 27 मेडल डिसिप्लिन यहाँ पर खेले जाएंगे इस बार। 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आएंगे, और ये बिहार में खेले जाने वाला पहला मेजर मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है। इससे पहले कभी बिहार में इतना मेजर स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। बिहार में ये इवेंट 15 मई तक चलने थे, और जैसे कि मैंने बोला दिस इज द फर्स्ट टाइम बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट कर रहा है। इसके बाद सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग की जो पार्टी है दैट इज पीपल्स एक्शन पार्टी, ये जनरल इलेक्शन जीत गई है। तो सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लॉरेंस वोंग, और लॉरेंस वोंग किस पार्टी से है? पीपल्स एक्शन पार्टी। इन्होंने जनरल इलेक्शन जीत लिए हैं विद लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब ये मान के चलिए कि 97 सीट्स हैं टोटल मिला के श्रीलंका की सिंगापुर की पार्लियामेंट में, जिसमें 87 सीट्स
अकेले यहाँ पर पीएपी ने जीती है, पीपल्स एक्शन पार्टी ने जीती, लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते हैं लॉरेंस वोंग। कैपिटल सिंगापुर की सिंगापुर है, करेंसी सिंगापुरी डॉलर है, प्रेसिडेंट है थर्मन शान मुगरथनम, और प्राइम मिनिस्टर जैसे कि मैंने बोला लॉरेंस वोंग है। इसके बाद एंगोला की बात करते हैं फ्रेंड्स। एंगोला ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। एंगोला हैज रिसेंटली ज्वाइंड आईएसए, और अब एंगोला बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123rd मेंबर। आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब कितने देश मेंबर्स हैं? 123 देश आज इसके मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर किधर है बेटा? तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। और 2015 पेरिस एग्रीमेंट में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे ना, उस टाइम पे मुझे याद आ रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 हो रहा था पेरिस में। तब उन्होंने पेरिस में जाकर ये बात करी थी, उन्होंने बात बोली थी कि अगर हम दुनिया भर में सोलर पैनल्स लगा दे और सारे सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट कर दे, मतलब इंटर इंटर कंट्री ग्रिड बना दे, तो सर अगर इंटर कंट्री ग्रिड हम लोग बना दे तो दुनिया में कोयले को जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि हमको कोयला भी बर्न करना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट है आरके सिंह, और ये 2018 में बन चुकी थी। इसके बाद ग्लोबल प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है, इसमें अगर मैं इंडिया की रैंकिंग आप लोगों को बताऊं तो इंडिया की रैंकिंग 2024 में कभी 159 थी। इंप्रूव करा है हम लोगों ने, हम 8 पोजीशन ऊपर गए हैं इस बार। 2025 के इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 151 आई है। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि इंडिया जो है वो आज भी लोअर टायर में ही है। बहुत अच्छी रैंकिंग तो हमारी आज भी नहीं है, हम लोग लोअर टायर में है आज भी। हमारा टोटल स्कोर 32.96 है। बट अगर हम ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप कंट्रीज की बात करें तो नॉर्वे टॉप मोस्ट है, एस्टोनिया सेकंड, नेदरलैंड्स नंबर थर्ड, और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वो हमसे भी बुरा है। बॉटम, मतलब बॉटम में आता है चाइना 178। 180th पर एरिट्रिया है। अब देखो ना कि चाइना को 178 पे लाकर रख दिया है। और क्यों ना रखे, क्योंकि चाइना का मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है ना। और पहली बार आरएसएफ जो है उन्होंने, आरएसएफ मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है जो इस इंडेक्स को लॉन्च करती है। पहली बार आरएसएफ ने प्रेस फ्रीडम के लिए कुछ कहा है। क्यों मैंने यहाँ पे लिखा डिक्लाइन, जबकि इंडिया की पोजीशन तो इंप्रूव हुई है। पहली बार यहाँ पे आरएसएफ ने बोला है कि वर्ल्ड ओवर प्रेस फ्रीडम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल रही है। बहुत सारी कंट्रीज जहां पर कभी भी प्रेस को मतलब कंडेम नहीं किया जाता था, कंट्रोल नहीं किया जाता था, आज वहां पर भी प्रेस की बहुत बुरी हालत है। इसके बाद फ्रेंड्स May 6 को हम लोग वर्ल्ड एस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड एस्थमा डे जनरली मई मंथ के पहले ट्यूसडे को सेलिब्रेट होता है, और इस बार ये पहला ट्यूसडे May 6 को आया। एस्थमा डे का थीम क्या रहा? मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। इसके बाद बात करते हैं इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर। दो स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट्स के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को आपस में लिंक किया जाएगा, जिससे चीता स्टेट से स्टेट ट्रेवल कर सकते हैं। कोई इंटरफेरेंस ट्रैफिक की यहाँ पर नहीं होगी। तो इंडिया का पहला इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनेगा। तो ये मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क और राजस्थान का गांधी सागर सेंचुरी को आपस में कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर गांधी सागर सेंचुरी, अच्छा सॉरी, कूनो नेशनल पार्क और गांधी नेशनल सेंचुरी दोनों मध्य प्रदेश में है। तो इन दोनों को राजस्थान के मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के साथ ये जोड़ने वाला है। तो एमपी के दो टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से? कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी, इसको राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के साथ यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो ये तीनों जो मतलब इसमें से टाइगर रिजर्व्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होने वाले हैं। और आपको बता दूं कूनो नेशनल पार्क में ही चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे पहली बार, है ना। वो बात अलग है कि चीता जो है इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में। इंडिया में जो चीता री इंट्रोड्यूस किए गए थे वो हम लोगों ने नामीबिया से मंगाए थे 2022 में। इसके बाद फ्रेंड्स तेलंगाना होस्ट करने वाला है मिस वर्ल्ड 2025 ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और जनरली ब्यूटी कॉन्टेस्ट को यहाँ पे पेजेंट कहते हैं।
तो तेलंगाना जो है वो 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट होस्ट करेगा, जो कि May 10 से 31 मई तक चलेगा, मतलब इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। 120 कंट्रीज से यहाँ पर जो विमेन है वो यहाँ पर आएंगी, गर्ल्स यहाँ पर आएंगी, और एक लाइव ब्रॉडकास्ट शो दुनिया के 150 देशों में इंडिया के तेलंगाना से होगा। तो ऑफ कोर्स तेलंगाना का ग्लोबल लेवल में इज्जत बढ़ेगी, इंडिया का टूरिज्म, तेलंगाना का टूरिज्म, इंडिया की इमेज, तेलंगाना का कल्चर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और तेलंगाना की हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट दुनिया के सामने शोकेस होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमेश्वरन अय्यर, वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमेश्वरन अय्यर, इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड। तो आईएमएफ बोर्ड में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव परमेश्वरन अय्यर जी को अपॉइंट कर लिया गया है। कौन है परमेश्वरन अय्यर? वैसे ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और अभी इनको टेम्परेरी बेसिस के लिए इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आईएमएफ में घोषित कर दिया गया है। और इनको क्यों टेम्परेरी बेसिस पर आईएमएफ में रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है इंडिया की तरफ से? क्योंकि इंडिया ने केवी सुब्रमण्यन जो पहले आईएमएफ के इंडिया की तरफ से जो थे वो मतलब वो थे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर थे, उनका उनको टर्मिनेट कर दिया। उनका मतलब 6 महीने रह गए थे, बट 6 महीने पहले ही जो केवी सुब्रमण्यन है उनको पोजीशन से हटा दिया, जिसकी वजह से आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन खाली थी। और आपको बता दूं, इंडिया की तरफ से जो यहाँ पर आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाते हैं वो केवल इंडिया को ही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इंडिया जो है वो यहाँ पर 4 कंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी का एक पार्ट है, 4 कंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी, जिसमें इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान भी आते हैं। तो इंडिया की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर जाएंगे वो बाकी तीनों कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था केवी सुब्रमण्यन के बाद कौन इंसान यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोटल मिला के 25 ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इसलिए हर कंट्री से एक तो नहीं आ सकता। इसलिए इंडिया ने ग्रुप बना लिया 4 कंट्रीज का हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज के बिहाफ पर हम भेजते हैं आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके बाद फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 का रिपोर्ट आ गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी लॉन्च करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे हर कंट्री को 0 से 1 के बीच में स्कोर दिए जाते हैं। अगर आपका स्कोर 1 है, इसका मतलब आपकी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट परफेक्ट है। अगर आपका स्कोर 0 है, इसका मतलब आपकी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट की बहुत बुरे हालत है। और यूएनडीपी के अनुसार इंडिया का स्कोर जो है वो इस बार रहा 0.685। 2022 में हमारी रैंक 133rd थी, बट इस बार हमारी रैंक जो है 2023 के इंडेक्स में 130th आई है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये रिपोर्ट जबकि 2025 की है, बट यहाँ पे 2 साल पहले के जो वो है इतनी पोजीशंस वो दिए जाते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में रैंकिंग 2023 की दी हुई है, तो प्लीज आप पे कंफ्यूज मत होना। इंडेक्स रिपोर्ट 2025 की है, बट रैंकिंग 2023 की आपको मिली है, और कितनी मिली है? 130th रैंकिंग मिली है, जबकि 2022 में 133rd थी। इसके बाद आपको बता दूं, इंडिया बहुत जल्दी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज की लिस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में आने के लिए आपकी कंट्री की रैंक 0.70 से ऊपर होनी चाहिए। हमारी बहुत जल्दी आने वाली है, 0.68 तो पहुंच ही गए हम लोग। इसके बाद बेटा अमनप्रीत सिंह की बात करते हैं। सेंटर फायर पिस्टल राउंड में अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, और ये 23rd कुमार सुरेंद्र शूटिंग चैंपियनशिप थी। मतलब अगर पूछा जाए ना कि जनरली कौन सा इवेंट था जिसमें अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड जीता, तो इट वॉज 23rd कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप। तो 23rd कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप में अमनप्रीत सिंह पंजाब की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल राउंड। तो सेंटर फायर पिस्टल राउंड में शी वॉन द गोल्ड मेडल। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, 7 मई को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई। और आज का लास्ट करंट यही था, एंड आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
एंड विद दिस आई एम दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द चैनल ऑफ लाइफ शिल्प एकेडमी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं मई मंथ के सेकेंड वीक के साथ बहुत ही जल्द इस प्लेटफॉर्म पर। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।